Hello everyone, I hope you all are doing great. In this lecture, we will be talking about principles given by Henry Fayol. I will be recording the lectures in two parts. First part will be consisting of 8 principles and in next lecture we will be covering 6 principles जो कि इस lecture में cover up नहीं हो पाएंगे because 14 principles है, बड़ा lecture हो जाएगा ना, इसलिए दो parts में divide करेंगे. इस part में 8 principles, पहले 8, अगले वाले में अगले 6. हेनरी फ्योल वॉज अ माइनिंग इंजीनियर बाय हिज प्रोफेशन. इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर एक लेवल ऑफ मैनेजर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो टॉप लेवल पे काम करे, चाहे मिडल लेवल पे, चाहे बॉटम लेवल पे, हर लेवल के मैनेजर के लिए इनके प्रिंसिपल्स अप्लाई करे जा सकते हैं. तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल इन्होंने दिया है वो है डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल ये कहता है कि काम को डिवाइड करके चलो, एक डिपार्टमेंट को ओवरबर्डन मत करो एक काम से. सेल्स का काम सेल्स में रखो, मार्केटिंग का काम मार्केटिंग में रखो, सेल्स वालों से मार्केटिंग का काम मत करवाओ, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन में करो, परचेज का काम परचेज में करो. वर्क शुड बी डिवाइडेड सो दैट पीपल कैन गेट एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज एंड अल्टीमेटली इन लॉन्ग रन आपको उसकी स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा. जो आदमी जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट हो जाएगा वो गलतियां कम करेगा, रिस्क कम हो जाएगा, तो आपकी कॉस्ट सेव होगी, प्रॉफिट आपका ही होगा. तो शुरुआत में थोड़े एक्स्ट्रा डिविजन्स करने भी पड़े तो करो, बट इट विल सेव योर कॉस्ट इन लॉन्ग टर्म. दैट्स व्हाट ही बिलीव. नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट ही गेव वाज रिलेटेड टू अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी होता है कमांड देने का राइट. आप अपना काम किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, सबऑर्डिनेट को, दैट इज योर अथॉरिटी. एंड उसको काम करने की एक ऑब्लिगेशन हो गई है, दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक सेल्स पर्सन को ऑर्डर्स हैं कि वो 40 डेज तक का क्रेडिट पीरियड अपने क्लाइंट्स को दे सकता है. कि कोई क्लाइंट आके बोलता है पेमेंट मैं कर दूंगा बट विद इन 40 डेज, तो उसको थम्स अप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है जी, 40 डेज के अंदर पेमेंट कर देना. बट अगर एक डील अच्छे खासे अमाउंट की है, लेट्स से करोड़ में, एंड क्लाइंट इज आस्किंग फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, तो क्या सेल्स पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाएगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डील होनी चाहिए, पर क्या आपने उसको इतनी अथॉरिटी प्रोवाइड करी? आपने उसको अथॉरिटी दी है सिर्फ 40 डेज तक के क्रेडिट पीरियड अलाउ करने की, बट द क्लाइंट इज आस्किंग 60 डेज फ्रॉम हिम. तो he cannot complete his responsibility with a given amount of authority that he has been granted. So he should be given more authority in this case, like for 60 days, so that deal can be settled. बट अगर उसको आपने परमानेंटली 60 डेज बोल दिया कि भाई अब से कोई भी आए उसको तो मैक्सिमम 60 डेज का टाइम दे सकते हो, तो वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है, हर एक क्लाइंट को 60 डेज परमिट कर देगा. एंड इन फ्यूचर हो सकता है कुछ क्लाइंट से पेमेंट लेने में प्रॉब्लम आए. सो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए. ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए तो काम वो नहीं कर पाएगा, और ना अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए कि वो उसको मिसयूज करे. सो बोथ शुड बी बैलेंस्ड विद वन अनदर. The very next principle that Henry Fayol gave was discipline. मैनेजर्स और वर्कर्स को डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए. सुपीरियर को भी डिसिप्लिन में रहना है और उनके सबऑर्डिनेट्स को भी. मेन तो पहले सुपीरियर को रहना है ताकि सबऑर्डिनेट्स को एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए कि हमारे बॉस टाइम पे आते हैं, टाइम से काम कंप्लीट करते हैं, तो हमें भी करना है, नहीं तो उनको डांटो. दैट इज डिसिप्लिन. एंड अल्टीमेटली अगर वर्कर्स को एक रिक्वेस्ट आती है बाय द मैनेजर्स कि एक्स्ट्रा आवर्स के लिए काम करो, वी विल गिव यू सम एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट, क्योंकि कंपनी इज रनिंग शॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमें थोड़ी एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करके मार्केट तक डिलीवर करनी है. वर्कर्स ने बोला ठीक है, कोई पेमेंट नहीं चाहिए, आप काम करवा लो, हम आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, एंड वी डोंट विश टू टेक एनी वेजेस इन एक्सचेंज ऑफ दैट. बट इज इट डिसिप्लिन ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजर अगर वो इस कंडीशन को अग्री कर देते हैं? तो डिसिप्लिन कब होगा? अगर मैनेजर्स बोले तुम एक्स्ट्रा काम करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, और वो एक्चुअली पैसे उनको प्रोवाइड करें, चाहे कंपनी की सेल्स हो या ना हो. प्रोडक्शन उन्होंने करी, एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने दिया, तो अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करो, एंड दैट इज डिसिप्लिन. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड. ऑर्डर आएगा तो एक जगह से आएगा, मल्टीपल लोग एक इंसान को ऑर्डर नहीं दे सकते. दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड. देयर शुड बी ओनली एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल. सेल्स टीम का मैनेजर एक होगा, 2-3 नहीं होंगे, तो कंफ्यूजन होगी, सबऑर्डिनेट बोलेंगे हम किसकी बात माने. और इनफैक्ट अगर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है तो प्रोडक्शन या फाइनेंस वाला आके उसको ऑर्डर नहीं दे सकता. दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड. दैट वन बॉस फॉर वन सबऑर्डिनेट, एज सिंपल एज दैट. कमांड एक जगह से आएगा, उसमें यूनिटी रहेगी एक जगह से. अगला है जी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन आपको एक रखनी है इवन अगर आपके डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी 4 व्हीलर में भी है और 2 व्हीलर में भी है. लेट्स से होंडा इज अ जापानीज कंपनी जो 4 व्हीलर भी बनाती है और 2 व्हीलर भी बनाती है, बट उनके शोरूम्स अलग होते हैं, सेल्स का काम अलग होता है, प्रोडक्शन का अलग होता है, ताकि वो ओवरलैप ना करे. नहीं तो क्लाइंट्स को कंफ्यूजन हो जाएगी कि भाई शोरूम में किस पर्सन से बात करें, कौन सेल्स देख रहा है, कौन फाइनेंस. पर जो 4 व्हीलर के शोरूम्स हैं और जो 2 व्हीलर के शोरूम्स हैं
उनकी डायरेक्शन क्या है कि होंडा का प्रॉफिट हो, होंडा कंपनी ग्रो करे, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। कि एक हेड का प्लान एक ही होगा, ठीक है, मतलब यहां पर प्लानिंग अलग चलेगी, यहां पर प्लानिंग अलग चलेगी, बट उसमें डायरेक्शन होनी जरूरी है, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एंड देन वी हैव सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सुपीरियर ऊपर होते हैं, सबऑर्डिनेट उनके नीचे होते हैं। तो यहां पर जो प्रिंसिपल लिखा गया है वो मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला गया सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, यहां पर सबऑर्डिनेट को लोअर लेवल पे बोला गया है कि अपने खुद के इंटरेस्ट को लो प्रायोरिटी दो और जनरल इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दो। जनरल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। आपके लिए किसी मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है, कुछ करोड़ की डील है, बट आपकी फैमिली में एक फंक्शन है, फैमिली फंक्शन को 1-2 घंटे डिले कर सकते हो, पर मीटिंग इज इंपॉर्टेंट जिसके थ्रू पूरी कंपनी की सेल्स मैटर करती है। तो यू शुड गिव लेस और सबऑर्डिनेट प्रायोरिटी टू योर ओन इंटरेस्ट एंड यू शुड गिव मोर प्रायोरिटी टू द जनरल इंटरेस्ट। एक एम्प्लॉय कम सैलरी में काम करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, ही इज डिमांडिंग मोर सैलरी, बट कंपनी कहती है कि हम इसको 3 महीने के बाद इंक्रीज कर देंगे, अभी प्रॉफिट्स नहीं है। तो अगर सैलरी बहुत ही कम है तो बात समझ में आती है कि वो अपना इंटरेस्ट थोड़ा बहुत तो देखेगा, बट अगर रीजनेबल सैलरी है तो ही शुड बी लुकिंग फॉर जनरल इंटरेस्ट रेदर देन हिज ओन इंटरेस्ट, तब जाके उसकी सैलरी 3 महीने के बाद सस्टेन हो पाएगी, बिकॉज अपने खुद के इंटरेस्ट से ज्यादा जनरल इंटरेस्ट को एट टाइम्स प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, नॉट ऑलवेज बट एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एक सेकेंड बेटा, एक बी आ गई थी जिसकी वजह से मार्क हो रहा था। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, अलाउंसेस, रिटायरमेंट प्लान्स आप फेयर रखो, कंपैटिटिव रखो, देन ओनली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज सस्टेन करेंगे फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप उनको कंपैटिटिव और फेयर सैलरीज ऑफर नहीं करोगे तो आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में स्टे करेंगे। लेट्स सपोज कि एक स्कूल में बिजनेस स्टडीज के लिए टीचर हायर होते हैं जिनकी सैलरी 50,000 रुपये महीना है, बट वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो बोलते हैं कि दूसरे स्कूल्स में तो 70,000 है। तो स्कूल कौन सा प्रिंसिपल यहां पे वॉयलेट कर रहा है, दैट इज रेम्यूनरेशन की जो कंपैटिटिव सैलरी चल रही है मार्केट में वो उससे लेस सैलरी ऑफर कर रहे हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, डोंट टेक इट इन रियलिटी। देयर माइट बी सम एरियाज जहां पर ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो, देयर माइट बी सम एरियाज जहां पर ये अमाउंट बहुत कम हो, इट डिपेंड्स। ये फ्लेक्सिबल होते हैं बेटा, प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। ये फीचर में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि एरिया टू एरिया, क्वालिटी मतलब एक्सपर्टीज टू एक्सपर्टीज सैलरी विल वेरी, बट स्टिल जो मार्केट सैलरी है उससे तो लो नहीं होनी चाहिए ना। इन दैट केस दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड। मैं आपको इस लेक्चर में एक प्रिंसिपल और करवाऊंगा और बाकी के मैं आपको प्रिंसिपल्स पार्ट 2 में कवर अप करवाऊंगा। एंड द वेरी लास्ट प्रिंसिपल फॉर दिस लेक्चर, हेनरी फ्यूल का ये लास्ट प्रिंसिपल नहीं है, इस लेक्चर का लास्ट रहेगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जो डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट लेती है उन डिसीजंस को हम सेंट्रलाइज डिसीजंस बोलते हैं, और जो डिसीजंस वो डिस्पर्स कर देते हैं कि आप मिडिल लेवल, बॉटम लेवल आप खुद ले लो, हर चीज हमसे आगे पूछने की जरूरत नहीं है, दोज डिसीजंस आर कैटेगराइज्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजंस। अगर एक सेल्स पर्सन को परमिशन है 15% तक का डिस्काउंट देने की, उसके ऊपर अगर कोई क्लाइंट डिस्काउंट मांगता है तो उनको वो डिसीजन अपने मैनेजर से पूछना पड़ेगा। तो 15% तक डिसेंट्रलाइज्ड, उसके ऊपर सेंट्रलाइज। सो दैट इज द प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि डिसीजन से रिलेटेड है। एक ना बेटा यहाँ बी घूम रही है जिसकी वजह से ये मार्क हो रहा है बार बार। आई बिलीव द प्रिंसिपल्स जितने हमने करे हैं उतने क्लियर है आप सबको। एक चीज अभी मुझे यहाँ और दिख गई जो इंटरेस्टिंग है, मैं शेयर करना चाहूंगा। सेंट्रलाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा होती है, जो अभी नई नई कंपनी स्टार्ट हुई है वहां ज्यादातर चीजें ओनर को खुद मैनेज करनी पड़ेंगी, बट जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्केल बढ़ता जाता है वैसे वैसे वहां डिसेंट्रलाइजेशन भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हर एक डिसीजन मैनेजर्स नहीं ले पाएंगे, कुछ अथॉरिटीज उन्हें अपने लोअर लेवल तक शेयर करनी पड़ेंगी। आई बिलीव जितने प्रिंसिपल्स हमने अब करे हैं उतने क्लियर हैं। बाकी के नेक्स्ट लेक्चर को देखो, उसमें समझो, इनमें से किसी में कोई और डिफिकल्टी है फील फ्री टू आस्क विद मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।